नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी का है, यूपीएससी का है या फिर टीचिंग एग्जाम्स भी हैं। उन सब में एनसीईआरटी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम उनके नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से स्टडी करें। तो मैं आपके लिए पीपीडी नोट्स लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री के। उससे पहले हम आगे शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तीन नाम इसके हैं। तीन नाम क्यों हैं? इंडस वैली इसलिए बोलते हैं कि ये इंडस रिवर के आसपास फ्लोरिश हुई थी। टाइम पीरियड था 2600 बीसी। इंडस रिवर आज जो पाकिस्तान में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा इसकी सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। और ब्रोंज एज इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ब्रोंज यूज करना इस टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। ब्रोंज कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। कॉपर प्लस टिन इक्वल्स टू ब्रोंज। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। उससे पहले गांव बसते थे, इन्होंने सबसे पहले शहरों को बनाना शुरू किया था और ये सबसे पहली फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में थी। इट वॉज और इट्स राइटिंग इज नॉट डिसिफर्ड। जो सील मिलती हैं एक्सकेवेशन में, खुदाई के दौरान, उन पर जो राइटिंग लिखी हुई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आफ्टर 1900 BCE, 1900 BC के बाद, before Christ, most of the sites were abandoned due to some reasons. अब ये फ्लोरिश हुई थी 2600 से 1900 के बीच में। 1900 के बाद ज्यादातर इसकी जो साइट्स थी वो धीरे धीरे लोगों ने खाली करनी शुरू कर दी थी या फिर छोड़कर जाना शुरू कर दिया था और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एंडेड। पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका पीरियड मैच्योर हड़प्पन मेन जो पीरियड है वो तो 2600 से 1900 है। 2600 से पहले का जो है वो अर्ली हड़प्पन कल्चर है और 1900 के बाद का है जो वो लेट हड़प्पन कल्चर है। 2600 से पहले का जो कल्चर है वो इस मैप में देखिए, अर्ली हड़प्पन कल्चर, और ये है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर से उस पार फ्लोरिश होना शुरू हुआ था और जो लेट हड़प्पन है वो इंडस रिवर से साउथ की तरफ आना शुरू हो गया था और जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, जो मेन पीरियड है, वो इस इंडस रिवर के बिल्कुल आसपास में ही था सारा का सारा। वो हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे। ठीक है, तो तीन फेज है, अर्ली, मैच्योर और लेट। ठीक, अब बिफोर क्राइस्ट या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, जिन्हें नहीं पता है उसको समझते हैं। जीरो से अगर हम शुरुआत करते हैं, आज हम 2020 में रह रहे हैं, 2020 में। 2020 एडी, एडी मतलब एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द टाइम पीरियड, इन द टाइम ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। ठीक है, तो हम अगर 2020 से पीछे जाएंगे, फिर 1900 आता है, 1800 आता है और हम पहुंचेंगे जीरो तक। जीरो वो टाइम पीरियड मान के चलते हैं, उस टाइम पीरियड को मानते हैं जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था। वहां से आगे हम आते हैं तो 2020 तक पहुंचते हैं और उससे अगर पीछे की तरफ चले जाते हैं तो 2600 तक जब हम पहुंचते हैं, काउंटिंग करते करते 1 2 3 500 1000 एंड देन 2000 2600, वो टाइम पीरियड है बिफोर क्राइस्ट का। ठीक है, तो यानी से अगर हम आज से लगाएंगे, 2000 ये साल हो गए और 2600 या लगभग 3000 साल ये हो गए, तो आज से लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, ये मैप हमने देख लिया है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कालीबंगन राजस्थान में है। ये देखिए कौन कौन से एरिया में है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है? मॉडर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इंडिया में। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में है? राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल, हरियाणा में राखीगढ़ी, गुजरात में अनदर वन ढोलावीरा, पंजाब रूपर, पंजाब में हड़प्पा जो आज मॉडर्न पाकिस्तान में है, सिंध चानूदारो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान कांगेडोर, सिंध मोहनजोदारो, सिंध सेकंड सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, सिंध अमरी, बलूचिस्तान में बालाकोट, सिंध में कोटीजी, गुजरात में रंगपुर, नेक्स्ट गुजरात में नागेश्वर और पंजाब में घनेरीवाल। अब मैप में देखिए, ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पर है जो पंजाब
आधा पंजाब इंडिया में है, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। तो यहाँ पर कुछ कुछ साइट्स हैं जो अभी भी पंजाब में काउंट करते करते ब्रैकेट में हम लिखते हैं नाउ इन मॉडर्न पाकिस्तान। ठीक है। और ये मैच्योर हड़प्पन फेज है 2600 से 1900। तो ये देखिए इंदुस रिवर यहाँ है, ये रही, ये इंदुस रिवर, और ये ज्यादातर सिटीज क्या है इसके आसपास फ्लोरिश हो रही हैं। ये जो यहाँ पर आई थी ये लेट हड़प्पन में भी थी और पहले भी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे पता चला था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कभी एग्जिस्ट करती थी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सिटी को सबसे पहले डिस्कवर किया था, किन्होंने किया था, दया कर्जर कहाँ गया, सॉरी, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट आर डी बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो डिस्कवर किया था 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया था, हड़प्पा। 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो। सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और मॉर्टिमर फिलर, ये भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं कि हम इसके थ्रू देखते हैं, क्रोनोलॉजी के थ्रू। 1875 अलेक्जेंडर कनिंघम, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। ठीक है, इन्हें मॉडर्न इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। इन नामों को याद रखिएगा और इनके जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में वो भी याद रखिएगा। सबसे पहली सील इन्हें मिली थी, कब मिली थी, जब सिंध के एरिया में उस टाइम पे रेल ट्रैक बिछाया जा रहा था। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे रेल ट्रैक बिछाने का प्लान किया था और उसके दौरान खुदाई जब हो रही थी तब सील मिली थी। कुछ उसमें से शुरुआती सील अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली थी, लेकिन वो ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिए नहीं, क्यों नहीं दिए हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा डिस्कवर किया, 22 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो, और उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया में बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पर भी पाई गई है। ठीक है, 1925 में उसके बाद एक्सकेवेशन और भी जोर शोर से शुरू हो गया मोहनजोदारो और हड़प्पा में। नेक्स्ट आरईएम व्हीलर, ये जो मॉर्टिमर व्हीलर, ये जो देखे हमने, ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे और इसके बाद और भी सारी जगहों पर एक्सकेवेशन शुरू हो गए थे आरएम व्हीलर के टाइम पे। लोथल में किन्होंने किया था, एसआर राव ने। कालीबंगन में बीबी लाल और बीके थापर ने। भावलपुर में एमआर मुगल ने और ढोलावीरा में आरएस बिष्ट ने। ठीक है, अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, अब वो सब के दौरान ये भी पता चला कि हड़प्पा से पहले की भी कुछ चीजें मिली हैं जो रूरल अर्बन सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करती हैं, कोई रूरल सिविलाइजेशन थी। उससे पहले भी कुछ कल्चर बिलोंग करते थे। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पा, उसी के रीजन के आसपास जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से और भी पहले के थे। These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture, pastoralism, and some crafts. Similarities क्या क्या थी जो हड़प्पा में भी थी, पॉटरी और एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि उससे पहले वो लोग खेती शुरू कर चुके थे, पशुपालन शुरू कर चुके थे और क्राफ्ट्स और पॉटरी बनाना भी शुरू कर चुके थे। बस ये था कि वो गांव के निवासी थे और शहरों का विकास करना हड़प्पा के लोगों ने शुरू किया था। These settlements were small in size, जैसे हड़प्पा की बहुत बड़ी बड़ी साइज है मोहनजोदारो इस सिविलाइजेशन की, वो ये इतनी छोटी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी। जैसे कि मेहरगढ़ में सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। नो लार्ज बिल्डिंग्स, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग इतने बड़े लेवल पे पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल, यानी कि लिवलीहुड उनका कैसा था, क्या वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीजें करते थे। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल इंक्लूडेड हंटिंग गैदरिंग भी करते थे जो पहले से चली आ रही थी, यानी कि वो जानवरों का मांसाहारी भी थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। कल्टीवेशन भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं और जानवरों को पाल भी रहे हैं, ये सब काम करते थे। पीपल रिलाइड ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड। एविडेंसेस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स, कैसे पता चलता है ये सब करते थे कि बहुत सारे जानवरों के बोन्स मिले हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग मीट कंज्यूम करते थे, मीट मांसाहारी भी थे, मीट भी खाते थे।
टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, प्लफ एटसेट्रा। अभी टेराकोटा मॉडल्स यानी कि टेराकोटा एक क्ले होती है रेड ब्राउन कलर की, जैसे ये दिखाई दे रही हैं। इस तरीके की जो ये छोटे छोटे खिलौने जैसी चीजें मिलती हैं। तो प्लफ मिला है मतलब वो खेती बाड़ी भी करते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल टू द पीपल। अब किस किस तरीके की अनाज या खाना वो खाते थे। प्लांट्स पर भी निर्भर थे, पेड़ पौधों के प्रोडक्ट्स पर भी निर्भर थे, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते थे और इंक्लूडिंग फिश भी खाते थे। आर्कियोलॉजिकल फाउंड grains such as wheat, barley, lentils, chickpea and sesame at the Harappan sites। कैसे पता चलता है क्या क्या चीजें कि हरप्पा में और मोहनजोदारो में बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली है, यानी कि जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है खेती बाड़ी करने के बाद, और उन पर उनके अंदर ही ये काफी सारे अनाज जो बिखरे मिले हैं, उनके थोड़े थोड़े चीजें अभी भी बाकी रह जाती हैं। व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एंड सीसेम। गुजरात में मिलेट्स भी मिले हैं, और राइस जो हम आज बहुत ज्यादा खाते हैं वो उस टाइम पे थोड़ा ही मिला है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं था, एग्रीकल्चर में नहीं था, सॉरी। और इतने इन सभी जानवरों के बोन्स मिले हैं, लाइक कैटल, फिश, फोल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, बोर, डियर एंड घड़ियाल, अलग अलग साइट्स पर। इसका मतलब ये इन जानवरों को या तो पालते थे या फिर उनका शिकार करके उनको खाते थे, कुछ भी यूज उनका हो सकता था। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज ऑफ हरप्पा। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इतने सारों चीजों के बाद भी। The prevalence of agriculture is indicated by finds of grains। अब जितने बोन्स वगैरह मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा इन सब चीजों पर वो निर्भर थे, क्योंकि हल मिलते हैं, ग्रेन्स भी मिलते हैं, मतलब एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे हम आज अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज में रहते हैं, डबल शिफ्टिंग होता है जो हम ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा आप सबने, तो वो एग्जैक्ट वो क्या करते थे वो तो पता नहीं है। Terracotta sculptures of the bull and their representation on the seals indicate the bull was known to them। ये टेराकोटा मॉडल है बुल का, और सील्स पर भी बुल की शेप मिली है, तो मतलब उसको वो प्लफिंग के लिए, खेती बाड़ी में हल जोतने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए यूज करते थे इन जानवरों को। Agriculture technologies of Harappa। Next, आगे, moreover the agriculture also found terracotta models of the pluff at site in Kolistan at Banwali। अब ये टेराकोटा प्लफ है, मॉडल है, कहाँ मिला है? कोलिस्तान में और बनवाली हरियाणा में मिला है खिलौना। एविडेंस ऑफ प्लफ फील्ड, कालीबंगन में इस तरीके का एक प्लफ फील्ड का एविडेंस मिला है, और टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब इसमें लाइन देखिए, ऐसा दो सेट मिले हैं फरोज डिविजन्स के, कि वो शायद एक ही टाइम पे दो दो फसल उस पे उगाते थे। इस तरीके की लाइन आप इस पे देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन, यानी कि जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है, बहुत ना ज्यादा कम, बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, जहाँ पर मीडियम रहती है वहां पर सबसे ज्यादा साइट है उस टाइम, उस एरिया में सबसे ज्यादा हरप्पा सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, यानी कि इरिगेशन वगैरह भी करते थे और इस चीज का ध्यान रखते थे कि कहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा हो सकती है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट है ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। शौतुगई साइट अफगानिस्तान में है। इसमें हमने जैसे हम कैनल्स बनाते हैं आज के टाइम पे भी, खेती बाड़ी जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें पता होगा कि खेत में पानी ले जाने के लिए कैनल्स बनाई जाती हैं, तो उसका एविडेंस अफगानिस्तान में शौतुगई में पाया गया है। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेल, कुएं भी खोदे जाते थे, उनसे भी पानी निकालकर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। वाटर रिजर्वायर फाउंड इन ढोलावीरा, ये ढोलावीरा में, गुजरात में है ढोलावीरा, वहां पर इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है जो शायद से एग्रीकल्चर यूज के लिए ही किया जाता होगा। अब वो लोग अनाज उगाते थे, खेती बाड़ी करते थे, स्टोर करते थे, उसके लिए कैनल्स बनाए हैं, रिजर्वर बनाए हैं वाटर के, और वेल बनाए हैं। इन सब चीजों के बाद अनाज उगा तो उनके लिए किस किस तरीके के बर्तन वगैरह यूज करते थे। ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वेसल फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग, अलग अलग तरीके के बर्तन उन्हें यूज करने होते होंगे तो वो सब उनके पास होंगे ही। इक्विपमेंट्स वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। अब ये जो इक्विपमेंट्स थे, ये जो यूटेंसिल्स थे,
वेसल्स थे, ये सब किस किस चीजों के बने होते थे, जैसे ये देखिए एक ब्रोंज वेसल मिला था, इसका पिक्चर है। ये स्टोन के भी बने हो सकते थे, किसी मेटल के भी बने हो सकते थे, या फिर टेराकोटा के भी बने हो सकते थे। लेआउट ऑफ मोहनजोदारो, एक मिनट रुकिए। तो कहाँ थे हम लोग? लेआउट ऑफ मोहनजोदारो, आर्कियोलॉजिकल फीचर्स, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या थी? शहरों का विकास उन्होंने किया था, तो किस किस तरीके के शहर की उन्हें पूरी की प्लानिंग थी। The most spectacular part of Harappan structure is the large-scale town planning. City of Mohenjo-daro was divided into two halves, the citadel and the lower town. शहर जो उन्होंने बनाए थे वो दो पार्ट में थे, एक सिटाडल जो अपर पार्ट था और एक लोअर सिटी थी जो नीचे की तरफ बना हुआ था। सिटाडल इट वाज बिल्ड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, जो एक पहले ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर सिटाडल बनाया गया था, उसको चारों तरफ से वॉल्ड किया गया था प्रोटेक्शन के लिए, और जो नीचे लोअर टाउन था उसको भी अलग से चार दीवारी की गई थी उसकी सिक्योरिटी के लिए। द सिटाडल वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। वो ऊंचाई पर बनाया गया था अलग से, इसका मतलब उसको कुछ स्पेशल पर्पस रहा होगा उसको अलग से बनाने का। दोनों चीजों को अलग से कवर किया गया था चार दीवारी से। जैसे ये देखिए मोहनजोदारो की जो एक्सकेवेशन मिली है उसको अगर हम मैप बना के देखते हैं वो इस तरीके का उस वक्त दिखता होगा। ये सिंधु नदी है उसके आपस में, इसको देखिए ये अपर सिटी है सिटाडल, ये थोड़ा सा ऊपर बनाई गई है एक प्लेटफॉर्म बना के, और इसको चारों तरफ से दीवार से बंद किया गया है। और सेम लोअर सिटी को भी चारों तरफ से दीवार किए गए हैं, इस तरफ उनको सिर्फ जाने के बड़े बड़े दरवाजे हैं, और ये मेन सिटी है, सॉरी मेन ले स्ट्रीट है। इस पर जो सिटाडल है उसी पर ही ग्रेट पाथ ऑफ मोहनजोदारो भी था। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नंबर को आप बाद में देख सकते हैं कहाँ पर क्या चीज थी। मोहनजोदारो लेबर वॉज मोबिलाइज एट अ वेरी लार्ज स्केल। इतना बड़ा शहर है और इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग स्पेशलाइज इंसान भी चाहिए होता होगा और लेबर भी इतना ज्यादा चाहिए होता होगा। द सेटलमेंट वॉज प्लान फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। जैसे हम आज करते हैं, कोई बड़ी सी सोसाइटी बनाता है कोई इंसान, कोई तो उसको पहले उसका पूरा का पूरा मैप बनाता है, जैसे ओमेक सिटी वगैरह होती हैं उसको पहले मैप के थ्रू तैयार किया जाता है, उसके बाद वापस उसमें प्लॉट्स रिजर्व किए जाते हैं घर बाद में बनाने के लिए। सेम उस टाइम पे भी ये इतने ज्यादा एडवांस थे कि पहले उसको प्लान किया गया है पूरे के पूरे को। अब देखिए ये जो चीज थी ये आप ऐसे ही रैंडम नहीं बना सकते, उसको पहले प्लान किया गया है कि ऐसा चार सेक्शन में इसको मेन स्ट्रीट डिवाइड की गई है, अलग से ये है ये अलग से है, उसके बाद उसके अंदर घर बनाए गए हैं, बाकी चीजें हुई हैं। ब्रिक्स यूज इन द बिल्डिंग्स व यूनिफॉर्म इन साइज, जिन ईटों से बनाए जाते थे वो भी एक फिक्स मेजर की थी। द रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन लोअर टाउन वर लेड आउट इन द ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ये आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें ये जो गलियां हैं वो दो सभी की सभी गलियां आपस में 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी और ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न मतलब बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी रेखाएं हैं ये सारे के सारे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल सीधी रेखा, और ऐसे ही सेम दूसरे में भी देख सकते हैं। The street and drains were first laid out and then houses were built. गलियां और ड्रेन्स यानी कि नालियां वगैरह हैं जितनी, उनको पहले बनाया जाता था कि कहाँ कौन सी गली होगी और उसके साथ कहाँ ड्रेन का सिस्टम कैसे होगा, उसके बाद घर बनाए जाते थे। इतना डीप प्लानिंग था। मोहनजोदारो की बात करते हैं। लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब अपर के पास जो नीचे का लोअर सिटी था वो किस लिए यूज होता था? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। मोस्ट ऑफ दीज वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। इनके घर कैसे होते थे? ऐसे बीच में एक कोर्टयार्ड होता था जहां पर जो डेली कुकिंग वीविंग ऐसे रोजमर्रा के कामों के लिए एक्टिविटीज के लिए यूज होता था, और उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। There were no windows along the walls on ground floor, so privacy could be maintained. अब ये टू स्टोरी होते थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर भी होते थे किसी किसी में,
या फिर उसके बाद सीधा फर्स्ट फ्लोर ना हो, नहीं भी होता था किसी का, तो सीधा सीढ़ी चढ़ के छत होती थी। तो अगर जिस पर सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पर सभी में बीच में कहीं पर भी खिड़की नहीं होती थी, ताकि आसपास की प्राइवेसी को, अंदर की प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। मेन एंट्रेंस डिड नॉट प्रोवाइड व्यू ऑफ कोर्टयार्ड एंड इंटीरियर। जैसे कि आप इसमें देखिए, मेन जो एंट्रेंस होता था वो सेंटर में नहीं है, वो साइड में है, ताकि अंदर का व्यू सीधा बाहर से किसी को दिखाई ना दे और प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। एवरी हाउस हैड बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। बाथरूम भी ब्रिक्स से पक्के बनाए जाते थे, कच्चे नहीं होते थे, हर एक घर में होते थे। विच वॉज कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। हर एक बाथरूम को बाद में स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट किया जाता था। इन सम हाउसेज रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच सेकंड स्टोरी और रूफ हैव बीन फाउंड। कुछ घरों में सीढ़ियां पाई गई हैं, या तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए या फिर छत पे जाने के लिए। मैनी हाउसेज हैड वेल्स विच वर रीचेबल फ्रॉम हाउस आउटसाइड। टोटल नंबर जो सिर्फ अकेले मोहनजोदारो सिटी में लगभग 700 के करीब कुएं थे, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं लगभग हर एक घर का अलग से एक कुआं होता था। ये पिक्चर है, ये देखिए इतना बड़ा कुआं, अंदर तक पूरा उसको खोद के निकाला है। तो और ज्यादातर उसमें से कुएं होते थे, ये बाहर से भी इनको कोई आउटसाइडर आता है वो भी कुएं के पानी का यूज कर सके, पी सके, ऐसा भी हो सकता था। जैसे इस घर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाहर से आके कुएं का यूज हो सकता था। Great Bath on Citadel, some special buildings were built like the Great Bath of Mohenjo-daro। मैप में हमने देखा था कि जो सिटाडेल है उसके ऊपर ग्रेट बाथ है, तो सिटाडेल स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई थी वो, तो ये ग्रेट बाथ भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया गया था। अब वो रिलीजियस ओकेजन के लिए भी हो सकता है या पब्लिक गैदरिंग्स के लिए भी हो सकता था। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ये रेक्टेंगुलर शेप का टैंक था जिसका डायमेंशन 24 मीटर लॉन्ग, ये इसकी जो लेंथ है ये 24 मीटर, 7 मीटर वाइड, ये इसकी विड्थ है ये 7 मीटर है, और 3 मीटर डीप, यानी कि इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 3 मीटर, ये इसका डायमेंशन है इस रेक्टेंगुलर टैंक का, जिसके चारों साइड पर कॉरिडोर है। ये इस तरफ अभी भी दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये कॉरिडोर्स हैं चारों साइड पे। खुदाई के बाद अगर उसका एक मैप देखते हैं तो इस तरीके का कुछ दिखाई देता होगा। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ। दोनों तरफ पे सॉरी एक मिनट, हाँ, देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ। इसमें देखिए सीढ़ियां दोनों तरफ है, नॉर्थ में साउथ में, जैसे इसमें अभी भी दिखाई दे रही हैं, ये सीढ़ियां हैं नॉर्थ में और साउथ डायरेक्शन में, दोनों तरफ में पूल्स में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। द टैंक वाज मेड वाटर टाइट बाय लेइंग ब्रिक्स ऑन द एज एंड यूजिंग मॉर्टर एंड जिप्सम। ब्रिक्स के बाद उसके गैप को फिल करने के लिए मॉर्टर और जिप्सम और लाइम भी यूज किया जाता है, ताकि उसको वाटर टाइट बना सके, वाटर लीक ना करे। रूम्स वर मेड ऑन द 3 साइड्स ऑफ द टैंक। इस साइड पे और इस साइड पे, ये तीनों साइड पे उसके रूम्स बनाए गए थे। द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इन द ह्यूज ड्रेन। ये यहाँ पर ड्रेन है जहां से इस टैंक का जो पानी है बाद में बाहर निकल जाता था। सेम इन साइड पे जो बाथरूम्स थे या रूम्स थे, उनके लिए जो ड्रेन आउटलेट है वो ये छोटे छोटे हैं, और इनमें से एक रूम में यहाँ पर बीच में है ये कुआं है, ताकि जिसके लिए हम पानी लेकर वो लोग पूल में भर सकते थे। Across the lane there was smaller building with 8 bathrooms। ये देखिए 8 bathrooms, 4 at each side of a corridor with drains from each bathroom। ये इनके हर एक बाथरूम से ड्रेन्स बाहर निकलने के लिए पानी बाहर जाने के लिए, connecting to the drain that ran along the corridor। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हरप्पन्स। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? 2 खास बातें हरप्पन सिविलाइजेशन की, एक टाउन प्लानिंग और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम। दोनों खास इसलिए थी कि दोनों पहले से प्लान की जाती थी, उसके बाद उन्हें बनाया जाता था। हर एक घर को गली की नालियों के साथ इन स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ जोड़ा जाता था। पक्की ईंटों से बनाने के बाद ज्यादातर जगह पर सारे पक्की ईंटों से बने थे, और उसके बाद मॉर्टर, लाइम और जिप्सम से उसको फिल किया जाता था, ताकि वाटर की लीकेज ना हो और साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। बड़ी बड़ी ईंटों के साथ उनको ढक्कन बनाकर कवर कर दिया जाता था, ताकि बाद में उनको उठा के फिर सफाई की जा सके। ड्रेन्स की फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेस, पिट्स वर प्रोवाइडेड एट ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। गली के किसी एक साइड पर बड़े बड़े सीवर भी बनाए जाते थे।
इस तरीके से साफ सफाई के लिए बाद में। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्प्स फॉर क्लीनिंग, और कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद, इंटरवल्स पे कुछ कुछ दूरी पे बड़े बड़े ड्रेनेज चैनल्स भी बनाए जाते थे सफाई के लिए। इतने बड़े जैसे कोई गुफाएं होती है, जैसे अभी हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ड्रेनेज चैनल्स, वैसे उस टाइम पे भी थे। इन स्मॉलर सेटलमेंट्स सच एज लोथल, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। एक छोटा सेटलमेंट है, लेकिन फिर भी वहां पर घर तो मिट्टी की ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन ड्रेन्स वो पकी हुई ईंटों के बने हुए हैं। इतना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। Little heaps of material, mostly sand, have frequently been found alongside the drains. ये जो गलियां हैं, इनके कई कई किनारों पर ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के या फिर गंदगी के ऐसे जमा हुए अभी भी मिलते हैं, कि उनको जैसे कि रेगुलर इंटरवल्स पे क्लीन किया जाता होगा और निकाल के उस मिट्टी को, उस गंदगी को किनारे पे जैसे रखते हैं, आज भी निकाल के बाहर रखते हैं, वैसे एविडेंस उस जमाने के भी मिलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इस चैप्टर का 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दूसरा पार्ट हम बाद में बनाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जाने से पहले मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं कुछ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल जाए। और कमेंट में आप मुझे अपनी भी इच्छाएं बता सकते हैं, आपको अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलते हैं।